चलो बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में देखते हैं बच्चों, है ना। ऐसे ही बिजनेस फ्रेम होता है ये भी। अब मैं इसको एक और तरीका बताता हूँ कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे फ्रेम होती है। मान लेते हैं एक व्यक्ति है मिस्टर ए, इसने एक बिजनेस बनाया, ठीक है, बिजनेस करने की सोची। अब एक्चुअल में कंपनी जो चलेगी जॉइंट स्टॉक कंपनी, चलो पहले इस एग्जांपल को बाद में करते हैं, पहले समझते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कंपनी जो बिजनेस इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। कौन सा? कंपनी एक्ट 2013। यानी इस कानून के तहत हमें अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना होता है, तब जाकर वो कंपनी कहलाती है। कंपनी भी कितने तरीके की हो सकती हैं। कंपनी या तो पब्लिक कंपनी होगी, ठीक है, या होती है प्राइवेट कंपनी। टॉपिक को ध्यान से समझना। अकाउंट्स के अंदर 2-3 बुक हैं हमारी 12th में, जिसमें से 2 बुक इस कंपनी के ऊपर ही हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो कंपनी उसे कहते हैं जो बिजनेस रजिस्टर्ड होता है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। और एनी प्रीवियस लॉ, ठीक है। यानी अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो कंपनी इज क्या होती है? कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ इज कॉर्पोरेटेड, ठीक है। तो अगर कंपनी हम की डेफिनेशंस देखें तो सेक्शन 2 इस कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हम देखें तो हमारी बुक में अगर दी हो, शायद नहीं दी हुई, आगे होगी तो देख लेंगे, है ना। फिलहाल तो मुझे नहीं दिखाई दे रही कहीं। चलो, नहीं दिख रही कहीं भी, तो सेक्शन 2 में 12th में देख लेंगे जाकर, है ना। सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और वो डेफिनेशन कहती है कि कंपनी वो होती है जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 2 के अकॉर्डेंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 या इन एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ कौन से हो सकते हैं? कंपनी एक्ट 1956 भी होगा, ठीक है। इससे पहले ये चलता था, तो या तो वो यहां रजिस्टर्ड हुई होगी या यहां रजिस्टर्ड हुई होगी। अब पब्लिक कंपनी कौन सी होती हैं? तो उस कंपनी के नाम के आगे वर्ड लिखा होगा क्या? लिमिटेड। नाम के आगे वर्ड लिमिटेड जुड़ा होगा। रिलायंस इंडिया लिमिटेड, नाम से समझ में आ गया ना क्या लग रहा है? लिमिटेड। कौन सी कंपनी है वो? पब्लिक कंपनी। इसके नाम के आगे लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। यानी नाम के आगे लिमिटेड होगा और यहां पर प्राइवेट लिमिटेड होगा। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? मिनिमम जो मेंबर्स होंगे पब्लिक लिमिटेड में होते हैं 7, प्राइवेट लिमिटेड में होते हैं 2। ब्रैकेट में लिख लेना अदर देन OPC,
वन पर्सन कंपनी, ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी, यानी इस प्राइवेट लिमिटेड के भी दो पार्ट हो जाते हैं, या तो वो वन पर्सन कंपनी होती है या अदर कंपनी होती है, जिसमें अगर एक व्यक्ति कंपनी बनाएगा तो इस केस में एक व्यक्ति कंपनी बना सकता है, अगर एक व्यक्ति नहीं होगा तो वन पर्सन कंपनी होती है। ठीक है। दूसरा, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें, मेंबर्स की, ये तो मिनिमम थे, मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, इसमें कम से कम जो मालिक होंगे, मैक्सिमम मालिक जो होंगे अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते हैं, यानी नो रेस्ट्रिक्शन। इसमें कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 200, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। पेज नंबर 79 निकालो जल्दी से बच्चों। टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज पर द सेक्शन 268 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट, जो डेफिनेशन बताता है वो बताता है प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो प्राइवेट कंपनी में ओपीसी भी होगी और अदर भी होगी। तो अदर का मतलब ये वाली बातें हो रही हैं, ये जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों हो सकती हैं, और इसके जो मालिक होंगे वो अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, विदाउट परमिशन ऑफ अदर मेंबर्स, यानी रेस्ट्रिक्शंस है कि वो अपने शेयर्स नहीं बेच सकते, ठीक है। तो हम इसको कह रहे हैं, पहली पहचान तो इसकी है कि रेस्ट्रिक्शन है किस बात के लिए, कि जो मालिक है, मेंबर्स को हम मालिक कह रहे हैं, शेयर होल्डर कहते हैं, ठीक है। तो मेंबर्स के लिए हम क्या लिख रहे हैं, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर क्या लिख लेना है ना। तो शेयर होल्डर के लिए क्या है, रेस्ट्रिक्शन है कि वो अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी और को नहीं दे सकता, ठीक है। दूसरी बात कि उसके जो नाम के आगे लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। कम से कम मेंबर कितने होंगे, 2 होंगे, मैक्सिमम 200 होंगे, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय। तो इसको बस याद कर लेना कि एम्प्लॉइयों की छोड़कर बात हो रही है, एम्प्लॉइयों की बात नहीं हो रही। प्रोहिबिशन एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। सिक्योरिटी का मतलब शेयर, शेयर्स की बात हो रही है कि इस कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड कौन सी होती है, गोपाल जी प्राइवेट लिमिटेड। देखना गोपाल जी डेयरी के आगे जब पीछे होगा कंपनी है, लेकिन कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड, उसके नाम के आगे लिख रहा होगा प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या गोपाल जी टीवी पर ऐड करा सकता है या लोगों को इनवाइट कर सकता है ऐड करने के लिए, शेयर बेचने के लिए? नहीं कर सकता। या जैसे शेयर जो बिकते हैं वो शेयर मार्केट के थ्रू बिकते हैं, यानी शेयर मार्केट जो सेल करती है शेयर, वो पब्लिक को इनवाइट करती है, कोई भी आओ खरीद लो शेयर। तो इसके शेयर शेयर मार्केट में नहीं बिकते, इसके बिकते हैं, है ना। तो मैं एक और एग्जांपल बनाता हूं कि चलो कंपनी बनती कैसे है, शेयर होते कैसे हैं, उसको आराम से समझते हैं, तब बहुत अच्छा समझ में आएगा, है ना। एक बार देख लेते हैं। चलो बच्चों, अब इधर का क्लियर चमकेगा। ये लो, हम एग्जांपल यहां बनाते हैं। मिस्टर ए ने क्या करा, एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। क्या स्टार्ट करने की सोची? कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। तो वो क्या करेगा, वो कंपनी एक्ट में जाकर रजिस्टर्ड कराएगा। कंपनी बनाना चाहता है और तो इसने रजिस्टर्ड करा ली, ये पहुंचा रजिस्टर्ड कराने के लिए, है ना। रजिस्टर्ड कराने पर अंडर द एक्ट 2013 मैं लिख देता हूँ, यहाँ इसने बिजनेस रजिस्टर्ड कराया। अब इस ऑफिस में जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, वहाँ कंपनी बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। अभी कंपनी, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं, कुछ नहीं है, इस मिस्टर ए के पास में कुछ नहीं है,
तो इसने क्या करा होगा, रजिस्ट्रेशन कराने पर 2 डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी। और दूसरा डॉक्यूमेंट्स होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें भी रूल्स लिखे होते हैं, इसमें भी रूल्स लिखे होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लिए, है ना, ये डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं जिसकी वजह से कंपनी एग्जिस्टिंग फॉर्म में आती है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स बनने पर इस रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक सर्टिफिकेट दे दिया, ये लो सर्टिफिकेट मिल गया, यहां से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। चाहे ये डॉक्यूमेंट्स हो और अदर एनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। जब कंपनी एक्ट में किसी बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराओगे तो वो एक्ट की रिक्वायरमेंट होंगी कि भाई ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो। इस ए ने वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी। उन्होंने कहा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाओ, बना दिया। उन्होंने कहा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना कर लाओ, इसने कहा ठीक है बना कर ले आया। इसने कहा और डॉक्यूमेंट्स लाओ, आईडी प्रूफ लेकर आओ, बैंक अकाउंट लेकर आओ, तो सब कुछ इसने तैयार करके दे दिए डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट तैयार करने पर इस कानून ने इसे परमिशन दे दी। परमिशन कैसे देता, सर्टिफिकेट दे दिया, ये लो सर्टिफिकेट, अब तुम बिजनेस चला सकते हो। अब ये सर्टिफिकेट मिल गया, मान लो इसने कंपनी कौन सी बनाई, इसने कंपनी बनाई ए लिमिटेड, नाम रख दिया, ठीक है, मान लेते हैं ए लिमिटेड। अब लिमिटेड नाम लिख रहा है तो कौन सी कंपनी बन रही है, पब्लिक कंपनी बना रहा है, ठीक है। अब सर्टिफिकेट मिल गया, कंपनी एग्जिस्टिंग फॉर्म में आ गई, बिजनेस कर सकती है। लेकिन इसके पास कुछ है कागजों के अलावा, बिजनेस कैसे करेगा। बिजनेस करने के लिए इसको ज़मीन की ज़रूरत होगी, मशीनरी की ज़रूरत होगी, एसेट्स की ज़रूरत होगी, लाइबिलिटी और बहुत सारे एसेसरीज़ की ज़रूरत होती है, जिसके लिए इसको बिजनेस रन करना होगा। लेकिन इसके ए के पास में तो कुछ नहीं है, खाली है बिल्कुल, दोनों हाथ खाली, फिर भी कंपनी बना डाली, है ना। अब इसने कंपनी तो बना दी, लेकिन पैसा कहाँ से लाए, तो पैसे लाने का तरीका देखो। ये क्या करेगा, ये लोगों को इशू करेगा, क्या इशू करेगा, देखो इसने लोगों को इशू करा प्रोस्पेक्टस, है ना। अब प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, रूल्स लिखे हैं इसमें। किस बात के रूल्स, शेयर खरीदने के रूल्स। शेयर क्या होते हैं, शेयर होते हैं इस कंपनी की हिस्सेदारी, हिस्सेदारी जो होती है उसे शेयर्स कहते हैं, है ना। अब शेयर इसने खरीद लिए, तो सॉरी, शेयर खरीदने के जो नियम लिखे थे वो इस प्रोस्पेक्टस में लिखे थे। कैसे कि इस प्रोस्पेक्टस में बताया कि हमारी कंपनी की टोटल जो संपत्ति है वो मान लेते हैं 10 लाख रुपए है ना, 10 लाख है इसकी टोटल संपत्ति, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। तो 10 रुपए का शेयर हुआ तो टोटल शेयर कितने हो गए, 1 लाख शेयर हो गए बच्चों, 10 रुपए वाले @10 रुपीज, 10 रुपए वाले 1 लाख शेयर हो गए। तो इस प्रोस्पेक्टस में लोगों को इन्विटेशंस लिखा है। ये प्रोस्पेक्टस जो भी खरीदेगा वो एक एडवर्टीजमेंट की तरह काम करता है कि आओ हमारी कंपनी के शेयर खरीदो, ठीक है। जो जो इस कंपनी के शेयर खरीदेगा उसको ये प्रोस्पेक्टस खरीदना जरूरी होगा। जैसे स्कूल में एडमिशन कराते हो तो प्रोस्पेक्टस लेना होता है। उस प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं रिगार्डिंग योर एडमिशन, ठीक है। ऐसा ही जब कंपनी के प्रोस्पेक्टस खरीदते हो तो रूल्स रेगुलेशन लिखे होंगे, किस बारे में, रिगार्डिंग द शेयर परचेज, शेयर खरीदने के बारे में रूल्स लिखे होंगे। बिना प्रोस्पेक्टस के एडमिशन हो सकता है, नहीं हो सकता, तो बिना प्रोस्पेक्टस के शेयर भी नहीं खरीद पाओगे। और शेयर कितने हैं इस कंपनी के पास में, 1 लाख, यानी इस कंपनी की हिस्सेदारी है टोटल 1 लाख टुकड़ों में डिवाइड है। जो जितने खरीदेगा उतने का मालिक बन जाएगा। तो मिस्टर एक्स ने कितने शेयर खरीद लिए, 100 शेयर खरीदे, मिस्टर वाई ने 1000 शेयर खरीदे, मिस्टर जेड ने 10,000 शेयर खरीद लिए, है ना।
चलो इसके 500 कर देते हैं, ज़्यादा कम हो गए, है ना। ऐसे ही सोन अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग शेयर खरीद लिए, तो एक्स कितने % का मालिक हुआ? एक्स हुआ 0.5% का मालिक, है ना, क्योंकि इसने 1 लाख शेयर में से 500 शेयर खरीदे हैं, तो 500 को डिवाइड कर दो 1 लाख इंटू 100, है ना, तो ऐसे निकल जाती है इसकी हिस्सेदारी। ठीक है, तो ये हो गया 0.5। तो इसकी हिस्सेदारी कितनी है इस कंपनी में? ये इतने % का मालिक बन गया। अब जिसने जितने शेयर खरीदे उतने का वो मालिक बन गया। इस ए का काम क्या था भाई? ये तो ए कुछ रहा ही नहीं, इसकी मेहनत क्या हुई? इस ए को क्या कहेंगे? इस ए को कहेंगे हम प्रमोटर। ठीक है, इसको प्रमोटर कहते हैं हम। तो ऐसे शेयर्स बेचे जाते हैं और प्रोस्पेक्टस के थ्रू बेचे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्रमोटर को क्या फायदा मिला? ये कंपनी, ये जो मालिक है, इस मालिक में भी एक डायरेक्टर बनेगा। जैसे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्शन हुआ था, इनके बीच में भी एक इलेक्शन होता है। यानी अनिल मुकेश अंबानी रिलायंस इंडिया लिमिटेड का डायरेक्टर है। क्यों? क्योंकि उसके पास में सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट है, और यहाँ पर डायरेक्टर बनने के लिए मोर देन वोटिंग राइट होने चाहिए, मेजॉरिटी वोटिंग राइट होने चाहिए, तब वो डायरेक्टर बनता है। अब जो डायरेक्टर बनेगा वो उसको चलाएगा। तो कंपनी के मालिक तो सब हैं। हमने जाकर 5 शेयर खरीद लिए, रिलायंस के मालिक हम भी बन गए, लेकिन हम जाकर रिलायंस में नहीं बैठ जाएंगे कि हम मालिक हैं यहाँ के, निकाल कर भगा देगा। किसको बैठने का अधिकार है? डायरेक्टर को। और डायरेक्टर हु इलेक्टेड द बाय वोटिंग राइट, है ना, मेजॉरिटी वोटिंग राइट। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कंपनी फ्रेम होती है, उसके शेयर्स बेचे जाते हैं। अब जैसे इस कंपनी ने लोगों को इनवाइट किया कि आओ हमारे शेयर खरीद लो, तो क्या प्राइवेट कंपनी कर सकती है? नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी की केस में वो सिर्फ अपने शेयर प्राइवेटली बेच सकती है, अपने फैमिली मेंबर को, अपने फ्रेंड सर्किल में चुपचाप बेच सकती है। पर्सनली जाकर कह सकते हैं कि मेरे शेयर खरीद लो, लेकिन पब्लिक कंपनी में वो अपने शेयर्स को इनवाइट कर सकती है शेयर मार्केट के थ्रू। जब मार्केट के थ्रू इनवाइट हो रहा है तो पब्लिक इनविटेशन हो रहा है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब इस पब्लिक प्राइवेट कंपनी के 2 पार्ट हैं, जिसमें 1 पर्सन कंपनी होती है, यानी एक ही मालिक है, और एक से ज़्यादा मालिक अदर देन 1 पर्सन। ठीक है, तो ये 2 तरह की कंपनी थी हमारी। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब लायबिलिटी, इसकी बात नहीं कर रहे, इसको तो हमने अलग कर दिया, कंडीशन इसकी यहाँ खत्म। अब ये वाली जो कंपनी होगी वो ये 2 तरह की होगी, या तो ये लिमिटेड बाय गारंटी होगी, ठीक है, या लिमिटेड बाय शेयर होगी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है? देखो, लायबिलिटी अब से पहले क्या लिख रही थी कि किसी में तो थी अनलिमिटेड लायबिलिटी और पीछे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में थी लिमिटेड, लेकिन यहाँ लायबिलिटी लिमिटेड है। तो कितनी लिमिटेड है? इसने शेयर खरीदे 500, तो ये नुकसान का कितने का जिम्मेदार है? घर से नहीं लेकर आएगा कुछ भी, सिर्फ 500 तक के लिए जिम्मेदार है। तो इसका शेयर कितने का था? 500 रुपये का। तो इसकी जिम्मेदारी कितनी हुई? इस शेयर के बराबर ही हुई। इसने 10,000 शेयर खरीदे हैं, तो 10,000 शेयर पर कितने रुपए में खरीदे होंगे? 10,000 शेयर, और एक शेयर था 10 रुपये का, तो 1 लाख रुपए की गारंटी हुई। यानी लिमिटेड बाय शेयर, शेयर के बराबर है इसकी गारंटी। तो क्या टॉपिक हो गया ये? लिमिटेड बाय शेयर। और अगर वो गारंटी ले ले किस बात की? कि मैं 1 लाख के अलावा 20,000 की और गारंटी लेता हूँ, यानी अब इसकी लायबिलिटी कितनी होगी? लिमिटेड बाय गारंटी, यानी जितनी वो गारंटी ले रहा है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसने 1 लाख के शेयर खरीदे थे, पेमेंट कितना करा है अभी कंपनी को? 80,000 का पेमेंट करा है, तो अभी कितने और देने बाकी हैं? 20,000। तो लायबिलिटी इसके ऊपर जिम्मेदारी कितनी है? सिर्फ
इस शेयर के बराबर जिम्मेदारी है, या वो गारंटी दे दे तो गारंटी के बराबर जिम्मेदारी है। तो यहाँ लायबिलिटी की बात हो रही है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है, वन पर्सन कंपनी भी। तो ये 3 टॉपिक हमें कवर करने हैं टाइप्स ऑफ कंपनी में। इससे पहले के जो टॉपिक हैं कंपनी के वो हम कवर करते हैं बच्चों। अभी है हमारे पास 10 मिनट्स। देखो बच्चों, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी ए मोस्ट सुटेबल, सबसे ज़्यादा सुटेबल बिजनेस होता है, क्योंकि यहाँ पर पर्सनली लाने की कुछ जरूरत है ही नहीं। लाइबिलिटी कितनी है? लिमिटेड है, टेंशन खत्म, जितने हम खरीद रहे हैं शेयर उसके लिए जिम्मेदार हैं। यानी जैसे किंगफिशर एयरलाइंस की बात हो रही थी विजय माल्या की, तो विजय माल्या एक बिजनेसमैन है जिसकी कंपनी थी किंगफिशर, वो कंपनी लॉस में चली गई, डूब गई बिल्कुल। तो जिन लोगों को कर्ज दे रखा था, जिन लोगों ने पैसा दे रखा था किंगफिशर को, वो पैसा मांगने के लिए गए किंगफिशर के पास। तो किंगफिशर कंपनी ने कहा भाई हम तो डूब चुके हैं, हम कहाँ से दें? मालिक कौन था उसका? मालिक का मतलब डायरेक्टर था, वो इन्हीं में से एक था और उसके पास ज़्यादा वोटिंग राइट थे और वो डायरेक्टर बनकर बैठा था। तो जब विजय माल्या के पास गए वो पैसे मांगने के लिए, विजय माल्या ने कहा मैं क्या करूं भाई, कंपनी से मांगो, कंपनी जिम्मेदार है, क्योंकि विजय माल्या के पास इंडिविजुअल कोई लायबिलिटी नहीं थी। विजय माल्या ने इंडिविजुअल अपनी तरफ से जो फ्रॉड करा था उसकी वजह से वो भागा है, लेकिन किंगफिशर के डूबने पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसने कहा कंपनी से जाकर ले लो, मैं क्या जानूं, कंपनी को चला कौन रहा? वही चला रहा है भाई, डायरेक्टर ही तो चला रहा था, लेकिन फिर भी वो सेपरेट था, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी थी उसमें, उसे टेंशन नहीं है, डूब रही है कंपनी, डूब जाने दो, मैं थोड़ी डूब रहा हूँ, विजय माल्या सेफ है ना। लेकिन पार्टनरशिप में नहीं कह सकता, पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप फर्म डूब गई तो पार्टनर भी डूब गया समझ लो, घर से भी ला कर देगा वो, है ना। तो क्या कह रहे हैं, जब भी बड़े स्केल पर बिजनेस करना होता है तो पब्लिक कंपनी बनानी होती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में मालिक कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड। और जब अनलिमिटेड, जितना ज़्यादा पैसा चाहिए उतने मालिक इकट्ठे कर दो, उतने ही शेयर बनाकर बेचते रहो, ठीक है। इन दोनों के बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, मार्क करना इनको भी इंपॉर्टेंट बच्चों, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ये भी, और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कंपनी का टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इट हैज़ एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग हाई कैपिटल, बहुत ज़्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, सब 500-500 शेयर भी खरीदेंगे और 1 लाख मालिक बने तो पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो रिलायंस कंपनी बड़ी क्यों है? क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है, उसके मालिक बहुत सारे हैं। लेकिन हमने तो सुना है कि अंबानी मालिक है, अंबानी मालिक है, वो डायरेक्टर है, उसके पास ज़्यादा वोटिंग राइट है, ठीक है, लेकिन उसके मालिक बहुत सारे हैं, छोटे छोटे शेयर खरीद रखे होंगे, लेकिन ज़्यादा बड़े वोटिंग राइट किसके पास है? अंबानी के हाथ में। अब पढ़ते हैं इसकी फीचर्स क्या क्या होते हैं। देखो, पहली बात तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है इन द आइज ऑफ लॉ फॉर अकाउंट, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मालिक और कंपनी आर सेपरेट। अगर कंपनी डूबती है तो मालिक को कोई चिंता नहीं है, मालिक की लायबिलिटी कितनी है? लिमिटेड बाय शेयर होगी या लिमिटेड बाय गारंटी होगी, एक बात। दूसरा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं, कंपनी यानी आर्टिफिशियल पर्सन में पहले ही बताया था मैंने, अकाउंट्स में भी आपको बताया था कि नेचुरल पर्सन राम मोहन सोहन यानी मिस्टर AXYZ ये नेचुरल है, लेकिन इन्होंने जो कंपनी बनाई ये आर्टिफिशियल है। तीसरी बात, रजिस्ट्रेशन, हाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कानून के तहत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है अगर हम कंपनी चला रहे हैं तो। परपीचुअल सक्सेशन, इंपॉर्टेंट मार्क करें इसे, परपीचुअल सक्सेशन नंबर 4 क्या कहता है ये कि मेंबर में गो ऑन्स और कम्स इन, यानी मालिक इतने हैं या मालिक और बन जाए। हमने कितने मालिक माने थे? मान लेते हैं 1000 10,000, यानी कंपनी तो ये है और कंपनी के मालिक, यानी कंपनी की लाइफ कितनी है? इनफाइनाइट, जब तक इसको वाइंड अप ना करा जाए, खत्म ना करा जाए, कानून के द्वारा इसको बंद ना करा जाए। वाइंड अप का मतलब है कानून के द्वारा ही इसको बंद करा जा सकता है।
इसका मतलब ये जो मालिक हैं अगर सारे मर जाएं तो कंपनी चलती रहेगी? हाँ चलती रहेगी, कोई ना कोई तो इसे चलाएगा आकर। यानी लाइफ ऑफ मालिक इज नॉट अफेक्टेड ऑन कंपनी, ठीक है। दैट मीन्स लाइफ ऑफ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर, यानी शेयर होल्डर, यानी शेयर होल्डर के आने या जाने पर या मर जाने पर इसकी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी नेचर को कहते हैं हम परपीचुअल सक्सेसर, यानी कंपनी का जो नेचर होता है परपीचुअल सक्सेशन, इसकी लाइफ पर इनकी लाइफ का कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के 10 मालिक हों, 100 मालिक हों, या 100 के 100 मर जाएं, पागल हो जाएं, डूब जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन कंपनी अपना काम करती रहेगी, ठीक है। दूसरा, जैसे एक व्यक्ति के सिग्नेचर करने का अधिकार होता है ना, ऐसे ही कंपनी को सिग्नेचर करने का अधिकार होता है विद द हेल्प ऑफ इस कॉमन सील, यानी इनकी एक मोहर होती है कंपनी की। जैसे स्कूल की होती है ना, तो स्कूल के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी एक मोहर होती है जिस पर बाद में सिग्नेचर प्रिंसिपल द्वारा किए जाते हैं, लेकिन स्कूल की अपनी एक मोहर होती है। तो स्कूल भी एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है उसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे सिग्नेचर राइट आदमी के होते हैं, व्यक्ति के होते हैं, ऐसे ही इसके भी होते हैं। ये सिग्नेचर कैसे करती है? ऑफिशियल मोहर के द्वारा, जिसको कहते हैं कॉमन सील। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, क्या शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? हाँ, सिर्फ पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर हो सकते हैं, प्राइवेट में नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको भी पढ़ना। द कैपिटल ऑफ कंपनी, यानी कंपनी की पूरी संपत्ति किस में डिवाइड होती है? इनटू शेयर। देखो मैंने शेयर में डिवाइड कर रखी है ना, 1 लाख शेयर 10 रुपए वाली, और टोटल संपत्ति कितनी है? 10 लाख, ऐसे होती है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, कंपनी फ्रॉम ऑफ बिजनेस इज ओन बाय शेयर होल्डर, यानी कौन होते हैं इसके मालिक? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो शेयर होल्डर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर, है ना। और वही डायरेक्टर कंट्रोल करता है उसको, क्योंकि वो डायरेक्टर अपने एक कमेटी बनाता है, कुछ और लोग बैठाता है अपने साथ में, जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। और लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो ये थी हमारी कंपनी के फीचर्स और कंपनी फ्रेम्ड कैसे होती है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है। मेरिट्स क्या क्या होती हैं, डीमेरिट्स क्या क्या होती हैं। और फिर मैं दोबारा एक बार डिस्कस करूंगा इस वाले प्रोसेस को, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, है ना। अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है। ये मैंने फॉर्मेशन ही किया था। कितना टाइम है भाई मेरिट और डीमेरिट्स के लिए? चलो मेरिट्स कर लेते हैं कंप्लीट। देखो अच्छाइयाँ क्या क्या हैं इसकी, मेरिट्स की बात कर रहे हैं। एक तो इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की मेरिट थी। लायबिलिटी लिमिटेड होना अच्छी बात है, इनके लिए पर्सनली कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। विजय माल्या ने फायदा उठाया इस बात के लिए, क्यों? क्योंकि उसकी जो कंपनी थी किंगफिशर, उसकी जो नेचर था वो लिमिटेड लायबिलिटी थी। कंपनी डूब गई, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं केवल पब्लिक कंपनी के केस में, प्राइवेट में नहीं कर सकते, ठीक है। परपीचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी की लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसकी मेरिट है जो परपीचुअल सक्सेशन हमने पढ़ा था। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कंपनी को कितना भी बढ़ाया जा सकता है, मालिक बढ़ाए जाओ, कंपनी पे जब पैसे की जरूरत होगी तो मालिक बढ़ाते रहो, बिजनेस को हम एक्सपेंड कर सकते हैं जितना चाहें। इसकी बुराई है ना, कॉम्प्लेक्सिटी इन अ फॉर्मेशन, बुराई क्या है? अच्छा इसकी 2 पॉइंट और रह गए मेरिट के। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बहुत पैसा कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट होता है और वो इकट्ठा अरेंज हो जाता है, मालिक कितने भी हो सकते हैं इसके, ठीक है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट जो होता है वो एफिशिएंट होता है, काबिल होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग शहरों से, अलग दूर दूर से हमारे पास मालिक बनते हैं। रिलायंस के मालिक कहाँ से हैं? कहीं से भी खरीदो, पूरे इंडिया में शेयर बिक सकते हैं। तो अलग अलग जगह से जब बनते हैं तो उनमें से जो कंपनी को जानता है वो ये भी सोचता होगा कि हम इसमें मेंबर बने, मेंबर के बनने के लिए शेयर खरीद लिए उन्होंने, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें ज़्यादा शेयर खरीदने होंगे। और
जैसे जैसे कंपनी के मालिक जितने ज़्यादा हैं उनमें से ही मेंबर सेलेक्ट होते हैं, और टैलेंट को सेलेक्ट करना भी आसान है। और जब टैलेंटेड लोग सेलेक्टेड होते हैं तो मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो काबिल व्यक्ति होते हैं, वो एफिशिएंट व्यक्ति सेलेक्ट करना भी उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियरी है। द कंपनी फॉर्म इन द बिजनेस हैज़ हागी फंड, बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत होती है, एंड एट इज डिस्पोजल इट कैन ईजिली अफोर्ड, यानी आसानी से अफोर्ड कर सकती है। और अगर ज़्यादा काबिल व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट काबिल होना चाहिए ना, मैनेजमेंट काबिल होने के लिए काबिल व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, और काबिल व्यक्तियों को रखने के लिए बड़ी सैलरी देने की ज़रूरत होती है। तो बड़ी सैलरी जब कंपनी कहाँ से देगी? जब उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। ये सिर्फ ओनली कंपनी के केस में पॉसिबल है, इसके अलावा नहीं है। छोटे बिजनेसमैन अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी अगर कोई ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति है, सैलरी भी बड़ी देगा, छोटा बिजनेस उसे हायर नहीं कर सकता। ठीक है। डीमेरिट देखो, कॉम्प्लेक्सिटी है फॉर्मेशन के लिए, यानी फॉर्मेशन करते समय जब कंपनी को बना रहे थे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी हो रही हैं। कैसे? मेमोरेंडम एसोसिएशन, जब इसको पढ़ेंगे ना तो इसकी फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत होती हैं, इसकी फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत होती हैं। तो इसे कह रहे हैं कि कंपनी को बनाने के लिए उसकी कानूनी कार्रवाई बहुत ज़्यादा करनी होती है। ठीक है। लेक ऑफ सिक्रेसी, सिक्रेसी का मतलब होती है ये जो पब्लिक कंपनी है इसके जो सीक्रेट्स होते हैं उनको हम ज़्यादा नहीं छुपा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग कानून जो है ये कंपनी एक्ट 2013 वो ये कहता है कि कंपनी अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स बना रही है उस डॉक्यूमेंट्स को पब्लिकली करे, सबको बताए। यानी कंपनी ने अपनी सेल कितनी करी, परचेज कितनी करी, प्रॉफिट कितना कमाया, उसने कैपिटल कितनी है, संपत्ति कितनी है, उस पर कर्ज कितना है, ये सब कुछ बातें लोगों को बतानी होती हैं। तो ये बुराई है, क्योंकि बिजनेस के राज सबके पास में हो जाते हैं। इसको हम कह रहे हैं लेक ऑफ सिक्रेसी। ठीक है। फिर कह रहे हैं इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। तो यहां कह रहे हैं, देखो एक परपीचुअल सक्सेसर वाला हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि कंपनी की लाइफ पर उसके मालिकों का कोई असर नहीं पड़ता, मालिकों की लाइफ का कोई असर नहीं पड़ता। यानी अगर सारे मालिक मर जाएं, पागल हो जाएं, तो कंपनी अपना काम करती रहेगी। कंपनी में काम कौन कर रहे होंगे? वर्कर ही तो कर रहे होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब कंपनी इज मैनेज बाय इट्स वर्कर, नॉट मालिक। यानी कंपनी को चला कौन रहा है? वर्कर चलाते रहते हैं, मालिक नहीं चलाते। रिलायंस इंडिया लिमिटेड को अंबानी नहीं चला रहा, ज़्यादातर वर्कर उस पर काम करते हैं। ठीक है। तो ये इसकी दिक्कतें हैं। क्या है? इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ओनर बट इज मैनेज बाय प्रोफेशनल मैनेजर। ठीक है। दूसरा, इसके बाद आता है नंबर 4, न्यूमेरियस रेगुलेशन। यानी बहुत सारे नंबर्स रेगुलेशन होते हैं, बहुत सारे कानून लगते हैं इस पर। कंपनी एक्ट की बात तो सुननी है, लेकिन और भी बहुत सारे कानून हैं जिनकी बातें इसको चलाने पर सुननी है, क्योंकि इसको अपने शेयर कहाँ से बेचने हैं? शेयर मार्केट से। और शेयर मार्केट में जब शेयर बेचोगे तो इस मार्केट की बात भी सुननी होंगी। इस मार्केट की बातें कौन बताता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। यानी ये भी एक कानून है, इसकी गाइडलाइन भी माननी पड़ेंगी। ठीक है। जब शेयर बेचोगे तो कहां से बेचोगे? शेयर मार्केट से। और शेयर मार्केट पे कौन सा कानून लगता है? सेबी गाइडलाइन, है ना। तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का कानून भी मानना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे कानून होते हैं जो हमें मानकर चलने होते हैं। तो बहुत सारी रेगुलेशन फॉलो करनी होती है। डिसीजन में डिले आते हैं, जितने ज़्यादा मालिक होंगे, डिसीजन जो लिए जाते हैं वोटिंग राइट के बेस पर लिए जाते हैं, तो उसमें डिले हो जाती है। ठीक है। बाकी ये दोनों तुम्हें पढ़ने हैं भाई। ठीक है। ये थे इसके मेरिट और डीमेरिट। टाइप्स ऑफ कंपनी हो चुकी हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स हो चुके हैं। आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।